बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी सीक्वेंस एंड सीरीज पर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, कुछ सम स्पेशल टाइप्स हैं और कुछ कॉमन टाइप्स हैं। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज से पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर मेरी वॉच कर लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। अच्छा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द nth टर्म, यानी रूल ऑफ फॉर्मेशन आपको फाइंड करना है इन सीक्वेंसेस का जो भी आपको दी गई हैं। ठीक है, रूल ऑफ फॉर्मेशन यानी ये सीक्वेंसेस बनी किस रूल के तहत है, उसकी nth टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले देखें इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है 2, 4, 6, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हियर कि हमारे पास टर्म्स किस तरह से आ रही है, यानी पहली टर्म जो आ रही है वो आ रही है 2, राइट। अच्छा, 2 किस तरीके से बन सकता है उसको देखने के लिए हम अपनी अगली टर्म पर भी जो है फोकस रखेंगे। तो सेकंड टर्म आ रही है 4, जाहिर है 2 से 4 कैसे आया होगा, यानी 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ 1 से, देन 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो है थर्ड टर्म अगर हम उठाएं तो इट इज 6, राइट। तो वो कैसे आ सकता है, वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू जाएं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आगे बढ़ती जाएगी। तो वी कैन राइट के हमारा जो nth टर्म है, देखें ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, नेचुरल नंबर से। 1, 2, 3 यानी कि तमाम सीक्वेंसेस के जो एलिमेंट्स हैं, ये टर्म्स हैं, वो 2 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वी कैन राइट द nth टर्म एज 2n, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। किस तरीके से लिखा है हमने, n की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे 1, 2, 3, तो हमारी सीक्वेंस जो है जनरेट होती जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। ओके, वेरी सिंपल। अब मैं इसका पार्ट 2 लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, पार्ट 2 बहुत सिंपल है और ऐसे ही डायरेक्टली हमें नजर भी आ रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पावर कंसिस्टेंटली सेम आ रही है। और किस पे आ रही है, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर पे आ रही है। तो नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ कोर्स 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। इस तरीके से हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चल रहा है कि जो है इसकी nth टर्म, इस तरीके से भले आप ना भी बताओ, डायरेक्टली भी आप बता सकते हो nth टर्म इसकी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा लॉजिक भी नहीं है। वी कैन डायरेक्टली राइट के इसमें n का स्क्वायर हो रहा है। n मीन्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीज आपको जरूर, आपको मैंने सीक्वेंस में इंट्रोडक्शन में समझाई थी कि नेचुरल नंबर जो है सीक्वेंस के इनपुट में जाते हैं, यानी जो हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, इसका इनपुट क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो यानी आप नेचुरल नंबर 1 जब पहला नेचुरल नंबर इनपुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, देन सेकंड नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर। इस तरीके से सीरीज जो जनरेट होती जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट इसका लिखती हूँ अब मैं। चलिए जनाब, इसका आप जरा थर्ड पार्ट देखें, हाउ इट इज बिकमिंग 3, 9, 27, और ये सीक्वेंस किस तरीके से आगे प्रोसीड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें डायरेक्टली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एक टर्म को आप ब्रेक करें। यानी A1 जो हमने पहली टर्म उठाई है दैट इज द 3। अब ये 3 आगे n 9 जो हमारा सेकंड टर्म है 9 है, राइट। तो 9 कैसे बना होगा, ऑफकोर्स कैसे बना होगा आप खुद बताइए। देखें 3 की पावर्स अगर हम लगाना शुरू कर दें, यहाँ पर 3 की पावर 1 तो वो 3 आता है, 3 की पावर 2 9 आता है। ऐसी जो तीसरी टर्म है हमारी क्वेश्चन में वो है 27। तो 27 कैसे आ सकते हैं, 3 की पावर 3। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ आना शुरू हो गया होगा कि अगर आप यही प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते जाएं तो हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, 3 की पावर n आएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि 3 आपकी बेस है, उसके पास पावर्स लग रही है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से। तो इसका मतलब है an इसका क्या बनेगा, 3 पावर n बनेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 4 पे। चलिए जनाब, पार्ट 4 देखते हैं। सीक्वेंस हमारे पास है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ये कैसे हो रहा है, देखें ऑब्जर्व करें अगर आप यहाँ पे, तो ऊपर हमारे पास चल रहे हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, राइट। नीचे भी नेचुरल नंबर है 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट शुड बी ऑफ कोर्स 6 इन द डिनोमिनेटर। लेकिन ऊपर वाले नेचुरल नंबर से 1 प्लस मतलब ज्यादा होके आ रहा है, ऐसा ही है ना। देखिए 1 यहाँ पर है तो उसमें एक 1 प्लस हुआ हुआ है 2। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ हुआ है 3। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 1 प्लस कर दे 4। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो इसकी nth टर्म बन रही है वो कैसे बन रही है, यानी ऊपर तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं लेकिन नीचे नेचुरल नंबर में क्या प्लस होके आएगा, 1। यानी अगर आप पहले नेचुरल नंबर 1 रखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से सेकंड नेचुरल नंबर जब आप 2 रखेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी नीचे 1 प्लस होके आ रहा है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस 1 लगा दिया इसकी जनरल टर्म में।
एंड सिंपली दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। ओके जी। अब जो है हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 5 पे। चलिए जनाब, पार्ट 5 सीक्वेंस क्या है? 1 -1/3 1/9 1/27 माइनस। अच्छा, साइंस भी आप देखें ऑल्टरनेट चल रही है, प्लस माइनस। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें इसको ब्रेक करते हैं, चले आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हियर वी हैव द फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, ठीक है। 1 की समझ में नहीं आ रही, 1 कैसे बनाए बाद में देख लेंगे। चलो दूसरी टर्म चेक कर लो। दूसरी टर्म क्या है? माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है। तीसरी टर्म क्या है हमारे पास? 1/9 है। अब देखें ये कैसे बन सकती है, हाउ कैन वी मेक इट? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखें यहाँ पे, अगर आप माइनस का 1/3, क्योंकि आपको नीचे नजर आ रहा है 3 के बाद 9 आ रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम -1/3 की पावर यहाँ पर रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। ऐसे ही -1/3 की पावर 1 रख दें तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे -1/3 की पावर हम क्या रख दें? 2 रख दें। जब आप इसकी पावर 2 खोलेंगे तो ऑफकोर्स माइनस माइनस भी क्या बन जाएगा? प्लस, और ये 1/9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट टर्म इसकी उठा के देखें, फोर्थ, जो कि है आपके पास माइनस का 1/27, और वो कैसे आ सकता है? माइनस का 1/3 पर आपकी नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 के बाद ऑफकोर्स 3 होगा। जब आप 3 इसका खोलेंगे पावर में तो ऑफकोर्स ये माइनस का, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस साथ में आएगा और 1/27 बन जाएगा। इस तरीके से अब जरा हम अपनी फर्स्ट टर्म पे वापस आते हैं, क्योंकि आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि माइनस का 1/3 यहाँ पर चल रहा है, बेस पे चल रहा है, पावर्स में 1 2 3। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 1 कैसे बन सकता है? तो ये इस सीक्वेंस से बिल्कुल हटके तो नहीं है, यकीनन इसी की मदद से ही बनेगा। तो -1/3 ही इसकी बेस होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम इसमें पावर क्या रख सकते हैं? हम पावर रख सकते हैं इस पर 0 रख सकते हैं। तो जिसकी भी आपको पता है बेस, अगर पावर 0 हो, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो nth टर्म बन रही है, उस nth टर्म पे हम क्या लिखेंगे? माइनस का 1/3 पावर n-1। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, देखें मैंने तो आपसे कहा था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। आपको पता है n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर को इनपुट करना। n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 1/3 की पावर 1 खोलने से आंसर आएगा ये, यानी सीक्वेंस यहाँ से शुरू होगी। 2 रखेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, 3 रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 1? ये जो 1 है सीक्वेंस से हटके नहीं है, इसके लिए भी तो इसी फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 0 है पहला नंबर, तो हम क्या कर देंगे? n-1 कर देंगे इसकी पावर पे, ताकि अब आप जब नेचुरल नंबर पहला नंबर डालते हैं, नेचुरल नंबर आपका पहला क्या होता है? ऑफकोर्स 1 होता है। तो 1 -1 क्या हो जाएगा? 0। इससे आपकी पहली टर्म भी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, जब आप नेचुरल नंबर डालेंगे 2 -1 क्या हो जाता है? 1। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसके बाद इसी तरीके से ये आपकी जो सीक्वेंस है ये आगे प्रोसीड करती जाएगी। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। n पावर -1 पे जाएगी। क्यों जाएगी वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास पहली टर्म जो है 0 पावर पे आ रही है, और 0 बनाने का तरीका यही है कि आप n में से 1 माइनस कर दें, क्योंकि n की जगह ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं आना है। पहला नेचुरल नंबर 1 होगा तो 1 - 1 ही 0 बन सकता है, राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जनाब, पार्ट 6 मैंने लिख लिया, 1 8 27 64, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है। तो चले आए इसको भी ब्रेक करके देखते हैं। पहली टर्म उठाते हैं, दैट इज 1 हियर। 1 की अभी आपको समझ में नहीं आएगी कैसे बन रहा है, जरा आगे नेक्स्ट टर्म को देख ले। तो नेक्स्ट टर्म आपकी है 8। 8 कैसे बन सकता है? या तो ये आप चेक करो कि ये किसी का प्रोडक्ट होगा, ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्यूबिक नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये किसका क्यूब है? ये है 2 का क्यूब। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 जो है 1 का भी क्यूब है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर उठाया हमने, तीसरी टर्म, जो कि है हमारे पास 27। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। इस तरीके से, और अगर आप देखें आगे फोर्थ टर्म पे जो कि है 64, तो 64 जो है किसका क्यूब होता है? वो होता है 4 का क्यूब। तो इस तरीके से ये आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी और चलती जाएगी, एंड देन फाइनली जो nth टर्म आप कह सकते हैं, ये देखें बेस के ऊपर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, पावर सेम आ रही है। इसका मतलब हम बेस पे n बना देंगे नेचुरल नंबर के लिए, और पावर पे वही लिखेंगे जो हमने पावर लगाई थी, क्यूब। सो nth टर्म इसकी हो गई n क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड nth टर्म, राइट? क्लियर है? आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर नाउ। और अब मैं प्रोसीड कर रही हूँ टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस विद द गिवन जनरल टर्म्स। अच्छा,
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, हमारे पास सीक्वेंस थी और उसकी जनरल टर्म हमने फाइंड की थी, यानी nth टर्म हमने फाइंड की थी। दिस टाइम रिवर्स केस है, हमें मालूम करनी है शुरू की 5 टर्म्स और सीक्वेंस हमें यहाँ पर nth टर्म उस सीक्वेंस की गिवन है। ठीक है जनाब, तो nth टर्म गिवन है, आपको पता है, पहले हम लेट्स राइट इट कि ये हमारी nth टर्म है जो कि an इज इक्वल टू 2n/3 और मल्टीप्लाई हो रही है n+1 के साथ में। अब आपको अच्छे से मालूम है कि n मींस नेचुरल नंबर फॉर द सीक्वेंस, राइट? तो आप नेचुरल नंबर्स को इनपुट करना शुरू कर दें और हमें कितनी टर्म्स चाहिए शुरू की? 5। तो हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सीक्वेंस क्या बन रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद n इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पे हमारा पहली टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। जहां पर भी n है वहां पे आपने सिंपली 1 रख देना, यानी n मैंने यहाँ पे 1 रखा और ऐसे ही यहाँ पे भी 1+1 रखा। तो 2 1 जा 2 2/3 और ये 1+1 भी 2 हो गया, तो 2 2 जा 4/3। ये मेरी पहली टर्म आ गई सीक्वेंस की। अब रखते हैं n इज इक्वल टू 2। तो लेट्स सी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। n की जगह पे अब हमने क्या रखना है, अब हमने रखना है 2। तो और इधर भी n की जगह पे क्या रखना है, 2। तो ये हो जाएगा 2+1। चले मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 जा 4 4/3 और 2+1 क्या हो गया, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर आया 4। दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसके बाद चलते हैं आगे इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 पर। तो a3 क्या हो जाएगा, 2। n की जगह यहाँ पर हम रख देंगे मल्टीप्लाई में 3। 2 3 जा 6, ओके। देन n+1, n की जगह हमने रखना है 3, तो 3+1 हो गया। 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 और 3+1 क्या हो गया, 4। कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो करनी है आपने लाजमी, 2 4 जा 8। तो दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं और n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 तक हमें जाना होगा। तो अब n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, तो a4 हमारी यानी कि फोर्थ टर्म आ रही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 और n की जगह पे हमने रख दिया 4, 4+1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 4 जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 और 4+1 क्या हो गया, 5। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो क्रॉस में भी नहीं है, वर्टिकली मतलब नहीं है, तो आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 8 5 जा 40, 40 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके बाद आते हैं इसकी लास्ट टर्म यानी कि पांचवी टर्म, जो कि शुरू की 5 ही बोली थी बस क्वेश्चन के अंदर, जितनी बोली उतनी ही फाइंड करेंगे, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। तो a5 पे आ जाते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 और n की जगह पे 5+1। तो ये क्या बन गया, लेट्स सी, 2 5 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 और 5+1 क्या हो गया, 6। कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन कर लें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 10 2 जा 20 आपका जो है सीक्वेंस बन गई। अच्छा, सीक्वेंस को अब आप लिख लें कि जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो क्या है। द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या बनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, 4/3 4 8 40 डिवाइडेड बाय 3 20। ठीक है, क्योंकि 5 ही टर्म्स बोली थी तो बस हमें यहीं पर अपनी सीरीज को सीक्वेंस को स्टॉप करना होगा। वेरी सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, बस नेचुरल नंबर की जगह पे 1 पुट करते जाना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में पुट करना है और सिंप्लीफाई करके आपके पास सीक्वेंस जनरेट होती जाएगी। सो मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जनाब, सेकंड पार्ट, -1 पावर n+1 और ये डॉट लगा है, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होगा ये 3 पावर n-1 के साथ में। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम लिखते हैं कि ये हमारी nth टर्म है, यानी कि ये हमारा an है, an इक्वल टू -1 पावर n+1 डॉट 3 पावर n-1। ठीक है जी। अब आपने क्या करते जाना है, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। n इज इक्वल टू 1 पे हम देखते हैं हमारी जो पहली टर्म आती है वो क्या आती है। -1 पावर n की जगह पे हमने क्या रख लिया, हमने रख लिया 1, 1+1 डॉट 3 पावर, अच्छा n की जगह पे यहाँ पे भी 1 आएगा तो 1 -1 हो गया, इक्वल टू, लेट्स सॉल्व दिस नाउ, -1 पावर आ रही है 2, राइट, डॉट और 3 की पावर 1 -1 क्या बन गई, ये बन गई 0। आपको पता है -1 का जब हम स्क्वायर खोलते हैं तो आंसर क्या आता है, +1 आता है, पावर इवन है। और 3 की पावर 0, आपको पता है किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो 1 1 जा 1 हमारी पहली टर्म आ गई। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे चलते हैं n इज इक्वल टू 2 पर। तो सेकंड टर्म हमारी क्या बनेगी, लेट्स सी, -1 की पावर n की जगह पर, अब दिस टाइम वी हैव टू पुट नाउ 2+1, राइट, क्योंकि n की जगह पर मैंने 2 रख दिया। और इसी तरीके से डॉट 3 के साथ में भी पावर पे 2 -1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 आ गया। ठीक है जी, तो 2 -1 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर ये बन रही है इस बार क्यूब डॉट और 3 की पावर बन रही है 1। तो -1 की पावर जब आप ऑड नंबर खोलते हैं तो ऑफ कोर्स माइनस का 1 आता है खोलने के बाद, और 3 की पावर 1 खोलेंगे तो 3 ही आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करवा के -1 3 जा -3 आपकी दूसरी टर्म भी आ गई।
इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं तीसरी टर्म पर। तो A3 हमारी क्या बन रही है, लेट्स सी, -1 पावर 3 + 1 डॉट 3 पावर n की जगह सॉरी 3 रखना था 3 - 1 इक्वल टू -1 पावर, ये हो गया 4 डॉट 3 पावर 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। तो -1 की पावर जब हम इवन नंबर खोलते हैं तो पॉजिटिव 1 आता है और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो 1 9 जा 9 हमारी आ गई तीसरी टर्म। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसकी फोर्थ और फिफ्थ। चलिए जी, फोर्थ टर्म पे n इज इक्वल टू आप रखेंगे ऑफ कोर्स 4, n इज इक्वल टू 4। A4 हमारी फोर्थ टर्म क्या आ रही है, -1 पावर n की जगह पे अब हमारा आ जाएगा पावर 4। तो 4 + 1 डॉट और 3 पावर 4 -1 -1 की पावर अब ये क्या बन गई है, 4 + 1 5 बन गया है, डॉट और 3 की पावर क्या बन गई है, 4 - 1 क्यूब हो गया है। -1 की पावर ऑड नंबर होगा तो आंसर भी आएगा -1 और 3 की पावर जब क्यूब खोली तो आ गई 27। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई करवा के आया -27। और अब आ जाते हैं इसकी लास्ट टर्म पे n इक्वल टू 5 पर। और ये हमारा n इक्वल टू 5 पर लेट्स सी क्या आता है, -1 पावर सॉरी 4 नहीं बल्कि हमें 5 रखना है। तो 5 + 1 डॉट 3 पावर 5 - 1 इक्वल टू -1 पावर ये क्या बन जाएगा, 5 + 1 ये बन जाएगा 6 डॉट और 3 की पावर 5 - 1 क्या बन जाएगा, 4। तो -1 की पावर जब इवन नंबर आप खोलते हैं तो पॉजिटिव 1 आता है और 3 की पावर जब आप 4 खोलेंगे 3 3 9 9 3 27 27 3 81 आ जाएगा। इसका मतलब 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी आया 81। ये हमारी पांचों टर्म्स आ गई हैं सीक्वेंस। इसका मतलब है रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बनी हमारी, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, अब आपने तमाम पांचों नंबर्स लिख लेने हैं, 1, -3, -9, -27, -81, right? So this is the required answer of part 2. Moving towards now to the part 3. चलिए जनाब, पार्ट 3 मैंने लिख लिया है। सीक्वेंस है हमारी nth टर्म इसकी an is equal to 1/4 n स्क्वायर ब्रैकेट n + 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विथ n is equal to 1। सो सॉरी, हमारी फर्स्ट टर्म a1 क्या बन जाएगी, 1/4 n की जगह हमने क्या रखना है, 1 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी ब्रैकेट में n की जगह रखना है हमने 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 1/4 ही रहेगा। आगे देखें तो 1 + 1 है, 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। कैंसिलेशन पॉसिबल है, 4 1 4 4 1 4। इस तरीके से हमारी पहली टर्म आ गई 1 आ गई। ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड टर्म पे और यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट कर देंगे, सेकंड नेचुरल नंबर हमारा। तो सेकंड टर्म क्या आएगी, 1/4 एज इट इज रहेगा। अब n की जगह पे आप रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी n की जगह रखेंगे 2, तो 2 + 1 का भी स्क्वायर आ गया। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। 1/4 सेम रहा और 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 2 + 1 क्या हुआ, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, बाकी क्या रहा आपके पास, रिमेनिंग ओनली 9। तो सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास 9। इसी तरीके से तीसरी टर्म की तरफ चलते हैं। तो a3 क्या है हमारे पास, 1/4 सेम है। अब n की जगह पे अब हमने रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया एंड हियर ऑल्सो 3 + 1, 3 + 1 का भी स्क्वायर आ गया। तो लेट्स राइट इट नाउ। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 3 + 1 4 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। सिंप्लीफिकेशन करें, 4 1 4, 4 4 16, तो 9 × 4 9 4 36। ये आ गई आपकी कौन सी टर्म, तीसरी टर्म। इसी तरीके से मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन नाउ, a4 इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, n की जगह पे मैंने लिखा है 4, राइट। 4 का स्क्वायर हो गया और अब यहाँ पे भी 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 का भी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16 और 4 + 1 क्या हो गया, 5 और 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यस ऑफ कोर्स हो सकती है। 4 1 4, 4 4 16, तो 4 × 25 ये क्या हो गया, ये हो गया 100। ओके जी, कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ टर्म जो कि हमारी लास्ट टर्म है सीक्वेंस की, जो कि 5 ही जस्ट कहीं है मालूम करने के लिए। तो अब जहां जहां पर आपके पास n है वहां पर मैं अब पुट कर रही हूँ 5। ठीक है जी, चलें सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 सेम रहा, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 आ गया। 5 + 1 क्या बन गया, 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36 होता है।
सिंप्लीफिकेशन यहाँ भी पॉसिबल है, 4 1 4, 4 9 36। चले 25 को जरा 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, लेट्स सी। 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 आ रहा है 225। तो ये हम आ गई हमारी पांचवी टर्म। और इस तरीके से जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमें बनानी थी वो क्या बन गई, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 1 9 36 100 और 225। सिर्फ 5 ही टर्म्स की सीक्वेंस बनानी थी, तो ये हमारा आंसर। ओके जी, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो डन अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ राइटिंग द फोर्थ वन। चलिए जनाब, फोर्थ पार्ट और इस वक्त जो है हमारे पास सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है n अपॉन 3n प्लस 1। चले सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यूज नेचुरल नंबर्स को। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 1 पे हमारी जो पहली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, लेट्स सी। n की जगह मैंने 1 रख दिया, डिवाइडेड बाय 3 के साथ भी मैंने n की जगह पे मल्टीप्लाई में क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 प्लस 1 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 1 3 और 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। इसका मतलब है पहली टर्म आ गई हमारे पास 1 अपॉन 4। नाउ n की जगह 2 रखते हैं तो सेकंड टर्म हमारी क्या बनेगी, अच्छा n की जगह पे हमने क्या रखना है, अब 2 रखना है, तो 2 ऊपर आएगा। इसी तरीके से 3 के साथ भी 2 ही मल्टीप्लाई में है, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में रख दिया, प्लस 1 एज इट इज रखा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 सेम रहेगा, 3 2 6 और 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7। तो 2 अपॉन 7 आ गई आपकी दूसरी टर्म। ठीक है जी, इसी तरीके से बातें इसकी तीसरी टर्म पे। चलिए जी, तीसरी टर्म n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 3, तीसरी टर्म होगी हमारी a3 इक्वल टू n की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी 3 के साथ में जो n है उस n के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, ये क्या हो गया, 3 ऊपर सेम रहा, 3 3 9 और 9 प्लस 1 हो गया 10। तो तीसरी टर्म हमारी आ गई 3 अपॉन 10। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे, n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 यानी कि a4 हमारी फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी, n की जगह पे जो न्यूमरेटर में n है हमारे पास, अब हम उसकी जगह लिखेंगे 4 लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 3 के साथ भी n है, तो n की जगह भी 4 ही आ जाएगा, 4 प्लस 1। तो व्हाट इट बिकम्स 4 डिवाइडेड बाय 3 4 12 और 12 प्लस 1 हो गया 13। ऐसा ही है, तो 4 अपॉन 13 हमारी हो गई चौथी टर्म। और अब आखिरी पांचवी टर्म पे आ गए हम, a5 इक्वल टू, n की जगह अब हमने क्या रखना है, 5 रखना है, और 3 के साथ भी n की जगह हमें रखना है 5 प्लस 1। तो इस तरीके से पांचवी टर्म हमारे पास आई, 3 5 15 प्लस 1 हो गया 16, यानी कि 5 अपॉन 16। सिंप्लीफिकेशन किसी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं की है। और आपके पास इस तरह से रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गई, जो भी सीक्वेंस आई है पांचों टर्म्स को लिख लेते हैं। और 1 अपॉन 4 पहली, देन 2 अपॉन 7 कॉमा, देन 3 अपॉन 10 और देन 4 अपॉन 13 और लास्ट 5 अपॉन 16, right? So this is the required sequence of the given nth term. अब लिख रही हूं मैं फिफ्थ पार्ट पर। ओके, फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। चलिए जनाब, फिफ्थ पार्ट हमारे पास nth टर्म है इस सीक्वेंस की 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। आपको पता है ये ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वही 5 आपको सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करनी है। तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, पहली टर्म हमारी क्या आएगी, लेट्स सी। n की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां जहां पर n है वहां वहां पर 1 मैंने इनपुट कर दिया। लेट्स सी व्हाट कम्स द आउटपुट। 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, आपको पता है 1 अपॉन 6 ही रहेगा, और 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यस हो सकती है। 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2, 2 1 2 मीन्स 1 1 1 आपके पास पहली टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। इसके बाद हम आ जाते हैं n इज इक्वल टू 2 पर, एंड सी के यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन 6। n की जगह पे अब हमने क्या इनपुट करना है, अब 2 रखना है, और जहां जहां पे n है वहां वहां पे सब जगह पे 2 रखते जाना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ यहीं पर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो 2 1 2, 2 3 6, यानी 1 अपॉन 3 यहाँ पर आया हमारे पास, और 2 प्लस 1 भी आ गया 3, और 2 प्लस 2 आ गया 4। कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 3, 3 1 3, फाइनली हमारे पास रहा 4 1 4, हमारी दूसरी टर्म आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरी पर, n इज इक्वल टू 3 पे। तो a3 क्या आता है, 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है n का, जो कि है 3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1, और इधर भी 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं,
यहाँ पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर रही हूँ मैं इधर ही। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आया एक तो, उसके बाद 3 + 1 4 आ गया और 3 + 2 5 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10 आ गया हमारे पास, तीसरी टर्म आ गई। इसके बाद ऐसे ही चौथी टर्म पे आते हैं A4। A4 के साथ भी यही कुछ मामला है कि जहां जहां n है वहां वहां पे हमने अब 4 रखते जाना है। तो ये जनाब मैंने पूरे फंक्शन में अपनी जर्नल टर्म में n की जगह पे जहां जहां पर भी n था वहां वहां पे मैंने 4 रख दिया। सिंप्लीफिकेशन करें 2 के टेबल से, 2 2 4, 2 3 6, ओके, रिमेनिंग क्या रहा 2/3 और 4 + 1 5 और 4 + 2 6। मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20। तो ये आ गई आपकी कौन सी टर्म, ये आ गई फोर्थ टर्म, ठीक है, 20 आया है। इसके बाद आते हैं पांचवी आखिरी टर्म पे A5 सॉरी। तो A5 में भी कुछ यही सीन है कि जहां जहां पे n था वहां वहां पे मैंने सबसे पहले तो 5 को इनपुट किया, इनपुट कर लिया, लेट्स सी व्हाट कम्स द आउटपुट। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर नहीं हो रही तो एज इट इज लिख देते हैं 5/6 और आगे देखते हैं तो 5 + 1 हो गया 6 और 5 + 2 हो गया 7। अभी कैंसिलेशन हो सकती है, यस ऑफ कोर्स, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, मल्टीप्लिकेशन करवा लें, 5 7 जा 35, मीन्स द रिक्वायर्ड सीक्वेंस कम्स is 1 4 10, 1 4 10 20 35. This is the required answer. Okay जनाब, part 5 is also done. Now writing the part 6. चलिए जनाब part 6, nth term is part 6 की क्या है, an is equal to 1/6 n plus 1। थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है पिछले वाले पार्ट से, लेकिन ये चीज चेंज हो गई है, 2n + 7, ये वाला ब्रैकेट चेंज हो गया है। तो चलें जनाब, वही 5 टर्म स्टार्टिंग की फाइंड करनी है। तो n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, जहां पर भी n है वहां वहां पे 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के साथ में इस तरीके से रख दें, मल्टीप्लीकेशन के लिए ब्रैकेट बना के 2 1 जा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 एज इट इज आएगा, राइट। 1/6 1 जा 1/6 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो सबसे पहले 2 1 जा 2 और 2 + 7 कितना हो गया 9 हो गया, राइट। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यस, 3 के टेबल से हो सकती है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका मतलब है 1 × 3 आपकी पहली टर्म आ गई, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसी तरीके से n = 2 पर। तो A2 क्या बनेगा, लेट्स सी। n की जगह अब आपने रखना है 2 रखना है, और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स 2 ही रखेंगे तो 2 + 1, और इधर भी ब्रैकेट में अंदर 2 रखेंगे, 1 के बाद 2 का नंबर है। सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन यहीं पर हो रही है तो यहीं पर कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करवा के क्या आया 1 1 जा 1 / 3। अच्छा ब्रैकेट देखें तो 2 + 1 ये क्या हो गया 3 हो गया, और इधर देखें अगर इस ब्रैकेट को तो 2 2 जा 4 और 4 और 7 कितने होते हैं 11 होते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 11 जा 11, योर सेकेंड टर्म कम्स। ओके जी। इसी तरीके से तीसरी टर्म पे आ रहे A3 1/6, n की जगह पे अब हमने क्या रखना है 3 रखना है, और इधर भी 3 + 1 और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई में 3 को ही रखेंगे +7 सेम। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1 1 जा 1 / 2, 1/2 आ गया। इसके बाद आगे देखें तो 3 + 1 4 हो गया, और इधर देखें तो 2 3 जा 6 और 6 + 7 कितना हुआ 13 हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 × 13 कितना होता है 26। थर्ड टर्म भी आ गई है, ठीक है जनाब। इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते जाएंगे और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी हमारी आ जाएगी। चलें जी फोर्थ टर्म पे आते हैं। तो n की जगह मैंने 4 रख दिया है, जहां जहां पे n है वहां वहां पे मैंने सीक्वेंस में 4 पुट करना शुरू कर दिया है। तो 2 के साथ भी 4 आ जाएगा +7। लेट्स सिंप्लीफाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2/3 के साथ 4 + 1 5, और इधर देखें तो 2 4 जा 8, 8 + 7 7 7 14 और 1 15 हो गया, 15 आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अच्छा ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन करवा के 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, ये आ गई फोर्थ टर्म भी आ गई। अब बारी है आखिरी पांचवी टर्म की, n = 5 पर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A5 = 1/6
ब्रैकेट में 5, हेयर ऑल्सो 5 + 1 और इधर भी 2 के साथ 5 + 7। सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर तो कैंसिलेशन नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करवा दें। 5 × 1 = 5 / 6। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 + 1 क्या हो गया 6, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 2 × 5 = 10 और 10 और 7 कितने होते हैं 17 होते हैं। तो 6 से 6 हो गया कैंसिल, 6 × 6 6 × 6 बाकी रहा 17। तो 17 5 व्हाट कम्स 3, लेट्स सी 85 आ रहा है। तो 85 आपकी आ गई पांचवी टर्म। इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो आपकी क्या बनी है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज starting from 3, 11, 26, 50 and last 85, क्योंकि 5 ही टर्म्स फाइंड करनी थी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है जी, 6th पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ अभी और कितने पार्ट्स रहते हैं इस क्वेश्चन के, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो अब 7th वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 7th पार्ट लिखते हैं। चलिए जनाब, 7th पार्ट, an + 1 = 6 + an। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना an + 1 से जो है सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है। अच्छा, एक वजह ये भी है कि इसमें पहली टर्म हमें बताने का मकसद क्या है वो देखते हैं। a1 इन्होंने पहले से बताया हुआ, यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म इन्होंने बता दी है। a1 2 है, हमें मालूम करनी होगी तीसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, क्योंकि शुरू की 5 टर्म्स का फाइंड करने का क्वेश्चन था। पहली तो बता दिए, 4 और फाइंड करेंगे। तो हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑफकोर्स आपको पता है नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही हमने 1 से करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम n = 1। n = 1 पे ये क्या बनेगा, देखिए इधर a 1 + 1 हो जाएगा। a1 + 1 कितना हो गया आपको पता है, 1 + 1 हो गया a2 हो गया। a2 = वैल्यू को इधर भी सब्स्टिट्यूट करें, n की जगह जो भी हमने वैल्यू रखी है 1 रखी है ना, 6 + a1। अब समझ में आया आपको कि ये a1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है a2 में a1 का भी अमल दखल है। यानी a2 आपको फाइंड करना है तो आपको a1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब a1 का मालूम होना जरूरी है, तो वो क्वेश्चन में हमारी हेल्प के लिए पहले ही बता दिया गया था। a1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो अब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट की बल्कि नीड नहीं है, तो हमने यहाँ पे a1 की जगह वैल्यू पुट कर दी है 2, जो कि क्वेश्चन में मेंशन थी पहले से। तो इस तरीके से 6 + 2 8 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आ गई a2 की। ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं, n = 2 पर आते हैं। तो n = 2 पर आने से आपको पता है यहाँ पे जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 यानी कि ये a3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6 + a2 आ जाएगा, क्योंकि हमने n की जगह पे क्या पुट किया है 2 किया है ना, तो a2 आ जाएगा। अब वंस अगेन a3 फाइंड करने के लिए हमें किसकी हेल्प की नीड है, a2 की। a2 पहले ही आ चुका है, तो आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे यूटिलाइज करें। a2 की क्या वैल्यू आई है 8 आई है। तो इस तरीके से 6 + 8 कितना हो गया 14 हो गया। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही आगे चलते हैं तो n = 3 पर। तो ये 3n जब की जगह अब हम पुट करेंगे तो 3 + 1 यानी कि हमारी कौन सी टर्म आएगी, हमारी टर्म आएगी 4th टर्म। 4th टर्म 6 + a3 आएगा, राइट, क्योंकि हमने n की जगह 3 पुट किया है। और 4th टर्म के लिए भी हमें 3rd टर्म की नीड है, हेल्प की। तो a3 यहाँ से उठा ले इसकी वैल्यू को जो आ चुकी थी ऑलरेडी। तो 6 + 14 ये आ गई हमारी कौन सी टर्म, ये आ गई हमारी a4 यानी कि चौथी टर्म भी आ गई है। ऐसे ही n = 4 पर आते हैं तो a4 + 1 = a5, राइट। पांचवी टर्म आएगी हमारी 6 + a4, क्योंकि n की जगह हमने क्या पुट किया है 4, क्योंकि ये n + 1 में टर्म दी हुई है, an में नहीं दी हुई डायरेक्ट। ठीक है जी, तो फाइनली जो है इसके अंदर भी हम a4 की वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे प्रीवियस स्टेप से। तो 20 और 6 कितना हो गया 26। इसका मतलब है इस वक्त जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, स्टार्ट कहाँ से करना है, पहली टर्म से जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो यानी कि सीक्वेंस कुछ इस तरह बनेगी 2, 8, 14, 20, 26 रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है जी, रिक्वायर्ड सीक्वेंस में RS लिखेंगे शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 7 is also done. I mean, sorry, part 7 of question 2 is also done. अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट 8 पे। चलिए जनाब, पार्ट 8 पर आते हैं। अच्छा, इस पार्ट 8 में जो है ना हम थोड़ी सी स्टेप्स में चेंजेस करते हैं। स्टेप्स में चेंजेस इस तरीके से कि जैसे पिछले वाले पार्ट में था n + 1 वाले जो है मतलब सीक्वेंस को हम साइड में कर लेते हैं। तो अगर मैं an + 1 को साइड में करना चाहूंगी तो ऑफकोर्स ये 2 कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये n जो मल्टीप्लाई में है उधर वहां आ जाएगा इसके डिवाइड में। ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकती हूँ। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, an = n/2 an + 1। ठीक है, 2 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 2an, और n आएगा इसके डिवाइड में तो ये यहाँ रह जाएगा जस्ट आपका an + 1 की ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है an + 1
इक्वल टू 2an डिवाइडेड बाय n हो गया। सही है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। इस क्वेश्चन में भी पहली टर्म a1 हमें बताई हुई है। क्यों बताई हुई? ऑफ कोर्स हमें जब आप चलेंगे यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर अपनी, तो इसकी नीड होगी जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीक्वेंस फाइंड करना। n इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो यहाँ पर जब आप 1 पुट करेंगे तो a1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा a2 इक्वल टू 2 टाइम्स an। ठीक है, n की जगह आपने क्या रखा है? 1 रखा है ऑफकोर्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी n की जगह आप क्या ही रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 2a1 देखिए, अब आपको पता चल रहा है क्वेश्चन में क्यों गिवन था। a1 की वैल्यू क्वेश्चन में बताई थी 1 है, वो रख लिया हमने मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से 2 1 जा 2 अपॉन 1 ऑफकोर्स 2 ही होता है। तो दूसरी टर्म यानी कि सीक्वेंस की आ गई 2। पहली टर्म 1 थी, सेकंड टर्म आई है 2 आई है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 पर आते हैं। तो n की वैल्यू अब आपने रखी है 2। 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स a2, 2 टाइम्स a2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, सिर्फ रहा a2। और a2 की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई थी, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। a2 की क्या वैल्यू आई थी? 2 आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो a3 है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, हाँ जी मैं यहाँ भूल गई, सॉरी। इधर मुझे लिखना चाहिए था कि ये a2 प्लस 1 जो है a3 बन गया, यानी a3 की वैल्यू भी जो है a2 जैसी ही आई है, जो कि 2 है। ठीक है, दोनों की सेम आ गई है, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं n इज इक्वल टू 3 पर। तो अब n की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया? ये हो गया a4, यानी कि अब ये चौथी टर्म आ रही है। चौथी टर्म आ रही है तो सीक्वेंस ये रही हमारे पास 2 टाइम्स a3, क्योंकि हमने n की जगह क्या रखा है? 3 रखा है। तो 2 टाइम्स a3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो 2 अपॉन 3 और a3 की वैल्यू अभी आई है 2 आई है। तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गई चौथी टर्म यानी कि a4। अब आखिरी टर्म की बारी, जब हम n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा? a5, यानी हमारी पांचवी टर्म बन जाएगी। तो 2 टाइम्स a4 डिवाइडेड बाय n की जगह पे वही 4 आ गया। कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2 रहा और a4 देखें इधर से, यहाँ से आपको a4 की वैल्यू पता है क्या है? 4 अपॉन 3 है। सिंप्लीफाई कर ले, 2 1 2, 2 2 4। तो मल्टीप्लीकेशन करवा के फाइनली ये आया 2 अपॉन 3। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है आपकी, RS मैंने शॉर्टली लिख दिया। रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बनी? पहली टर्म तो देखिए क्वेश्चन में थी ना, वही वाली लिखनी होगी आपको, a1 की 1। तो पहली टर्म हमारी वही रहेगी सीक्वेंस की 1। दूसरी टर्म से हमने फाइंड करना शुरू किया था दूसरी, देन दोबारा 2 आया तीसरी में, और उसके बाद 4 अपॉन 3 आया, और उसके बाद 2 अपॉन 3 आ गया। ये 5 टर्म्स आ गई जो आपको इस सीक्वेंस की फाइंड करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। अब इसी पैटर्न पे, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग Tn+1 टर्म हमें बताई हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी थी इंट्रोडक्शन में भी, कि बार दफा an और बार दफा कैपिटल Tn और बार दफा स्मॉल tn भी जनरल टर्म के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये वही उसी तरह के सवाल है जो भी हमने पीछे 2 पार्ट किए हैं, 7th और 8th पार्ट, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करना है। तो ये आपको पता है क्यों दिया हुआ है T1 की वैल्यू, यकीनन इसमें कहीं ना कहीं आगे इसका यूज आएगा, तो इन्होंने पहले से इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। हमें क्या करना है? सीक्वेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस में ये नहीं बताया कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप 3 टर्म्स फाइंड करके दिखाएं, 4 दिखाएं, 5 दिखाएं, ज्यादा टाइम है तो ज्यादा कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम का जो है हम ख्याल करते हुए सिर्फ 4 से 3 या 4 टर्म्स दिखा देंगे तो सीक्वेंस एक जो है नजर आ जाती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी पहली टर्म तो है, ठीक है, हमारे पास है Tn+1 इक्वल टू n+1 के साथ मल्टीप्लाई में है Tn। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे n इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो n+1 जब आप रखेंगे n की जगह 1, तो 1+1 यानी कि आने वाली जो वैल्यू है वो है सेकेंड टर्म T2। चले, n की जगह पे आपने क्या सब्सटीट्यूट किया है? 1 सब्सटीट्यूट किया है, इधर भी 1 ही आएगा। तो 1+1 क्या हो गया? 2, और T1 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में बता दी गई थी पहले ही, वो है 2। तो 2 2 4 हमारी दूसरी टर्म आ गई। आगे चलते हैं n इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे लेट्स सी क्या बन जाएगा। ये n की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2+1 यानी कि ये आ रही है हमारी थर्ड टर्म। ठीक है जी, थर्ड टर्म आने वाली है। तो n की जगह पे 2 रखा है, 2+1, और यहाँ पे भी n की जगह पे 2 रखा, तो 2+1 कितना हो गया? ये हो गया 3, और T2 की वैल्यू अभी हमारे पास अभी आई है 4। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करेंगे, 3 4 12। ये आ गई हमारे पास कौन सी टर्म? तीसरी टर्म। पहली टर्म क्वेश्चन में, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई। आप चाहें तो 1 2 और दिखा दें बस, और इससे ज्यादा
बस सीक्वेंस तो जो है बन ही जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि 5 निकालें 10 निकालें, ऐसा कोई बात नहीं है। n इज इक्वल टू 3 पे आते हैं। ठीक है, तो t 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर्थ टर्म बन जाएगी। और यहाँ पे भी n की जगह पे आप 3 ही लिखेंगे क्योंकि आपने n3 सब्स्टिट्यूट किया है। 3 प्लस 1 और t 3, और 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। और t3 की क्या वैल्यू है, पिछले स्टेप में है 12। ठीक है, तो 12 फोर जा 48, ये आ गई हमारी कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अब इतना भी काफी है, आप चाहें तो एक और टर्म आगे निकाल के दिखा दें। और ये आपके टाइम पर भी डिपेंड करता है क्योंकि सीक्वेंस तो देखें बन चुकी है। एन की जगह पे अभी हमने क्या रखा है, अभी हमने रखा है एन की जगह पे 4, तो 4 प्लस 1 और t 4, तो 5 आया है। 4 प्लस 1 और t 4 की वैल्यू अभी यहाँ पर थी हमारे पास 48, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 48, लेट्स सी ये क्या आता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 48 आ रहा है 240, तो ये 240 आ गई हमारी नेक्स्ट टर्म। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस बना के दिखानी थी ना, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या बन गई हमारे पास, ये मैं शॉर्टली लिख रही हूँ रिक्वायर्ड सीक्वेंस के लिए। पहली टर्म क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 4, उसके बाद 12, उसके बाद 48, उसके बाद 240, और इस तरीके से ये सीक्वेंस जनरेट होती चली जाएगी। यहाँ पे आपको डॉट डॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पे शुरू की 5 नहीं बोली थी बल्कि सीक्वेंस बनाने को बोला था, यानी ये ऑफकोर्स ये आगे चल रही है सीक्वेंस, तो हमने इसको इन्फिनिटी शो कर दिया है। ओके जी, so this is the required sequence of the given question। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस। वो कह रहा है ट्रायंगुलर सीक्वेंस की nth टर्म बताएं, कौन सी n टर्म, n इन्होंने बताया हुआ, यानी कि n इज इक्वल टू 7 पे क्या वैल्यू होगी ट्रायंगुलर सीक्वेंस की, n इज इक्वल टू 9 पे और 12 पे और 16 पे ट्रायंगुलर सीक्वेंस की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस दे दूं जरा मेरे प्रीवियस लेक्चर का, जो मैंने आपको ट्रायंगुलर सीक्वेंस यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मिस कर दिया तो आप जरूर मेरी वो वाली वीडियो वॉच करें। सबसे पहले यहाँ मैंने ट्रायंगुलर सीक्वेंस का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था और ये सीक्वेंस जिस तरह से बढ़ती जा रही थी और एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म क्या होती है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देने का मकसद क्या है, ये देने का मकसद यही है कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म इस ट्रायंगुलर सीक्वेंस की आपसे पूछे जाए तो आप n की जगह पे उसको पुट कर देंगे और डायरेक्ट आपको उसका पता चल जाएगा कि उस ट्रायंगुलर सीक्वेंस में उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो nth टर्म आपकी ट्रायंगुलर सीक्वेंस की क्या है, an इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो जनरल nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे ट्रायंगुलर सीक्वेंस का, क्या होता है, nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस इज nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस इज, क्या है nth टर्म ट्रायंगुलर सीक्वेंस की, अभी जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये होती है। अब हमने जो भी आपको n कहा जाए वही वाला टर्म आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है n की जगह। सिंपल सा टास्क है, यानी कि आपको n की जगह पहले 7 रख के देखना है, तो 7 और जहां जहां पे n है वहां पे 7 रखते जाएं और सिंप्लीफाई करते जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 7 4 जा हो गया 28। तो ये आ गई आपकी, यानी कि 7th टर्म में ट्रायंगुलर सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 28 होगी। इसके बाद डायरेक्टली वो पूछ रहा है 9th टर्म पे बता दें, तो अब आपने n की जगह पे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 9 पुट कर देना है, सिंपल। ठीक है जी, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह मैंने रखा 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 1 क्या हो गया, ये हो गया 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 और 9 5 दा 45। ये आ गई हमारी ट्रायंगुलर सीक्वेंस की नवी टर्म पे जो आने वाला नंबर है वो है 45। इसके बाद कह रहा है वो 12 पे बता दें। ठीक है, तो 12 पर रख देते हैं। अब हम इसको n की जगह पे हम क्या रखेंगे 12 और यहाँ पर भी ब्रैकेट 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो अच्छा यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती थी तो काट लेते हैं, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो ये हो गया 6 रहा। ठीक है, 6 है और यहाँ पे 12 प्लस 1 क्या हो गया 13, तो 13 6 दा होता है 78। ये आ गई हमारी 12वीं टर्म ट्रायंगुलर सीक्वेंस की। इसके बाद कह रहा है 16th टर्म पे बता दे कि ट्रायंगुलर सीक्वेंस की क्या वैल्यू होगी। 16 रख दिया अब हमने n की जगह पे, तो 16 ब्रैकेट 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, यानी कि 8 आया और इधर 16 प्लस 1 क्या आ गया 17 आ गया, तो 17 8 दा क्या होता है, 17 8 दा इट इज 136, यानी कि
ट्राइंगुलर सीक्वेंस की 16वीं टर्म यानी कि 16th टर्म पे आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 136। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे ट्राइंगुलर सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरे पैटर्न के साथ में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विथ जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारे पास दी हुई है ए एन इक्वल टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखें जी जनाब, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में फैक्टोरियल सीक्वेंस में समझाया था और यहाँ पे अच्छे से बताया था कि फैक्टोरियल होता क्या है और कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो फिर अगेन आपको यही वीडियो जो है जरूर वहां पे जाके देखनी होगी ताकि आप इस फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को समझ सके। वैसा कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, वो आपको यहाँ भी अच्छे से समझ में आ सकता है। हमें यहाँ पे निकालनी है शुरू की कितनी टर्म्स, 5 बोलिए तो सिर्फ 5 ही निकाल के दिखाएंगे। तो जनरल टर्म हमारे पास मौजूद है ए 1 से हम स्टार्ट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 में हमारे पास जो जनरल टर्म है एन की जगह पे 1 रख देंगे तो ए 1 क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बाहर जो लगा हुआ है ये साइन, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कैंसिलेशन हो जाएगी 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल की और आंसर रहा जस्ट 1। ठीक है, तो ये आ गया आपकी पहली टर्म। इसके बाद चलते हैं एन इज इक्वल टू 2 पे शुरू की 5 टर्म्स निकाल के दिखानी है। ए 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या हो गया, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, उसकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है आपने रिवर्स में। ठीक है, और कहाँ तक करवानी है, 1 तक करवानी है, नेचुरल नंबर तमाम। तो 3 से पहले जितने नेचुरल नंबर आते हैं यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ये इस तरीके से फैक्टोरियल खोलते हैं हम। 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर जो है मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप 2 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, बस 2 1 2 2 1 2 और फाइनली आपके पास आंसर आ गया 3, आपकी दूसरी टर्म। ऐसे ही आगे चलते हैं तीसरी पे। तो A3 अब सॉरी, अब एन की जगह हमने 3 रखा है, तो 3 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खोलना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि मल्टीप्लाई करवाने तमाम पॉजिटिव नंबर्स को, कहाँ तक, उस 1 तक। ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे जो भी नंबर है और 1 तक जाना है। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल भी हमने खोल लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कैंसिलेशन जहां जहां पॉसिबल है वहां कर दे, सिंप्लीफिकेशन, तो 4 3 12 आपका तीसरी टर्म भी आ गई है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, तो A4 क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो मैं आपको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ ना मैन्युअली, इसी तरह ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर में भी आपके पास फैक्टोरियल मौजूद होता है। देखिए, पहले हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने प्रेस किया 5, उसके बाद फैक्टोरियल का देखें यहाँ पर सिंबल है, ये आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कैलकुलेटर में किसी और पोजीशन पे हो, तो क्योंकि ये ऊपर है तो आप शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करेंगे, ऊपर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो फैक्टोरियल आ गया, प्रेस किया 120, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 120 और 2 का फैक्टोरियल होगा, ऑफ कोर्स 2 1 2, सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, फोर्थ टर्म भी आ गई। अब बारी है लास्ट 5वीं टर्म की, क्योंकि 5 ही निकालने का कहा था, तो अब n की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 5 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल हो गया, और इसी तरीके से मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अब मैं 6 फैक्टोरियल भी फाइंड कर रही हूँ, एंड दिस कम्स 720। तो 720 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, कैंसिलेशन करते हैं, 36 आ जाएगा, 36 और 0। ठीक है जी, तो 360 आपके पास आ गई आपकी 5वीं टर्म। इसका मतलब है शुरू की जो 5 टर्म्स की सीक्वेंस बनी, क्या बन गई, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 1, 3, 12, 60, 360 आंसर। ओके जी, डन, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारा रिमेनिंग रहता है ओनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइटिंग द क्वेश्चन नाउ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6, फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। पास्कल सीक्वेंस फाइंड करनी है और हमें n इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड 8
रो पे फाइंड करनी है। n की वैल्यू 5, 6, 7 और 8 होंगी। अच्छा, अगेन मैं जो है यहाँ पर भी आपको पिछले लेक्चर का रेफरेंस दूंगी, जहाँ पे मैंने स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस में तीसरी टाइप पढ़ाई थी पास्कल सीक्वेंस की, और ये पूरा मैंने जो पास्कल ट्रायंगल है ये भी आपको उस वीडियो में समझाया है। अच्छा, पास्कल सीक्वेंस का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू n factorial divided by r factorial n minus r factorial where r is less than or equal to n। ठीक है जी। तो n जो है यहाँ पे हमारे पास ये रॉज है, यानी कि जैसे ये 0th रॉ में आने वाली, ये फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आ गया ऑफकोर्स 6 भी होगी, 7 भी होगी, 8 भी होगी। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ रॉ से हमें सीक्वेंस पता निकाल के दिखानी है पास्कल सीक्वेंस क्या बनेगी। यानी फिफ्थ रॉ पे अगर मैं यहाँ देखूं, मैंने ट्राइंगुलर पैटर्न बनाया हुआ है क्योंकि पास्कल ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो फिफ्थ रॉ पे जो मेरी सीक्वेंस आएगी अभी आंसर में वो ये वाली आएगी। ठीक है, ये आपकी r इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बात समझ में आ रही है? तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? n और n से लेस देन, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और जो n की वैल्यू होगी, यानी कि पांचवी सीक अगर हम रॉ देख रहे हैं तो यहाँ तक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 टर्म्स आएंगी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5। ये n इज इक्वल टू 5 की सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? यानी कि फिफ्थ रॉ की सीक्वेंस है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 6 पे, 7 पे, 8 पे पास्कल सीक्वेंस क्या होगी वो मैंने मैनुअली तो नहीं बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि जब ये क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने का वक्त आ चुका है सीक्वेंस फाइंड करने का। चलें स्टार्ट करते हैं फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। तो हमारे पास सबसे पहले तो जो पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पास्कल सीक्वेंस, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पास्कल सीक्वेंस। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला वापस से रिकॉल करते हैं। वो क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले इसमें हमारे पास एन क्या क्या वैल्यूज है? 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। चार सीक्वेंसेस हमें निकालनी है पास्कल सीक्वेंस। तो पहले मैं स्टार्ट करी हूँ एन इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, अच्छा एन इज इक्वल टू जब 5 होगा, यहाँ पर लिखते हैं, चलें व्हेन हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 5 पे, तो r की क्या वैल्यूज बनेंगी? जैसा कि मैंने कहा था r लेस देन और इक्वल टू जो है n है। इसका मतलब स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। ये व्हेन n इज इक्वल टू 5 होगा तो r क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। ऐसे ही जब 6 पर आएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, r की वैल्यू 6 तक जाएगी। ऐसे ही जब 7 पे आएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज जाएंगी। अब फॉर्मूले को अप्लाई करने का वक्त आ गया, इसको मैं यहीं सामने रख लेती हूँ। चलें, अच्छा फॉर्मूला हमारे पास ऑफकोर्स पास्कल सीक्वेंस का मौजूद है, जो मैंने अभी लिख भी दिया है आपके सामने। इसको मैं यहाँ कवर रख लेते हैं। चलें, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 से, यहीं पर कर लेती हूँ मैं। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बनेगी? देखें, r इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले n हमारे पास क्या है? 5। तो ये मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पहले क्या रख रहे हैं हम? 0 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस आर, यानी 5 माइनस 0, बाहर भी लगा दिया फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा 5 फैक्टोरियल ही रहा। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इसके नंबर भी निकाल सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल भी वही आ रहा है 5 फैक्टोरियल। कैंसिलेशन हुई 5 फैक्टोरियल की 5 फैक्टोरियल से, और इस तरीके से आपकी पहली वैल्यू आ गई, यानी कि कॉलम की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ गई nth रॉ में, फिफ्थ रॉ में, यानी कि 1। इसके बाद आते हैं दूसरा r इज इक्वल टू किस पर? 1 पे। तो देखें n चेंज नहीं होगा, n 5 ही है, क्योंकि हमारा जो रॉ है, मैंने अभी जो आपको पास्कल ट्राइंगल दिखाया था उसमें हमारी 5वीं रॉ पे ही हम तमाम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, हर कॉलम के। तो n जो है चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा कौन? r। तो अब r की जगह 0 के बाद हम रख रहे हैं क्या? 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर भी। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। फिर चेंज क्या हो रहा है? हमारे पास r की वैल्यू चेंज हो रही है। n कंसिस्टेंटली पूरी अभी पूरी रॉ में 5 ही चलेगा। अच्छा, अब देख रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 फैक्टोरियल, अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि डायरेक्टली फैक्टोरियल्स निकाले जा सके। तो 5 फैक्टोरियल जो है हमारे 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 120 आ गया।
तो 120 ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपसे कहा 1 के बराबर, ठीक है। और 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब 4 फैक्टोरियल भी कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। तो भाई जनाब ये आ गया 24। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, येस ऑफ कोर्स 12 के टेबल से हो सकती है। 12 10 द 120, 12 2 द 24 और 2 1 द 2, 2 5 द 10। चाहे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और आपके पास ये आ गया जो है 5 आपके पास सेकंड टर्म आ गई है इस सीक्वेंस की, पास्कल सीक्वेंस की, यानी कि पहली जो है 1 थी, देन 5 आएगा। अब आ रहे हैं हम r इज इक्वल टू 2 पर। तो देखते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल की जगह क्या जाएगा, r की वैल्यू चेंज हो गई है, अब हो गई है 2 फैक्टोरियल। और ऐसे ही यहाँ पे भी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू अभी आपने कैलकुलेटर पर निकाली हुई है, बल्कि बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेम है 120 डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, 2 होती है, और 5 माइनस 2 क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 2 जा 6 हो गई। सिंप्लीफिकेशन कर लें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी कि 10 आ गया आपके पास। तीसरी टर्म आ गई इसी पास्कल सीक्वेंस की, यानी कि फिफ्थ रॉ की, हम फिफ्थ रॉ पर हैं, n इज इक्वल टू 5 पर है, तो उसकी पहली टर्म आई है 0, देन 1, देन 2। अब आगे चलते जाएंगे इसी तरीके से। r इज इक्वल टू 3 पर आ गए हम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह पे, अब r की जगह पे अब हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ गया, और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 120 के। अब 3 फैक्टोरियल देखें तो 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के। और 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर हो, 2 1 जा 2 के। सिंप्लीफाई करें इसको भी ऐसे ही, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये भी 10 ही आएगा सिंप्लीफाई करके। आगे चलते हैं, r इज इक्वल टू 4 पे कहां तक जाना है, r इज इक्वल टू 5 तक जाना है, क्योंकि n क्या था, 5 था, तो r भी 0 से शुरू होगा और 5 तक ही जाएगा। अब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, चलें। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ r में हो रहा है चेंजेस। 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या रहा, फॉर 5 फैक्टोरियल वही रहा, क्या है ऊपर 120 यही रहा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई थी, ये हमारे पास कैलकुलेटर में पहले निकली हुई है 24, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर भी निकाली थी। अच्छा, और 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है। 12 10 द 120, 12 2 द 24, और 2 1 द 2, सॉरी, और 2 5 द 10, यानी कि ये वापस से वही 5 वैल्यू आ गई, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, r इज इक्वल टू 5, क्योंकि आखिरी r इज इक्वल टू 5 तक जाना था, ऐसा ही है, ये देख लीजिए, हमारे पास हमने लिखा था r इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो r इज इक्वल टू 5 पर अब हम आखिरी इस पे आ चुके हैं। तो जनाब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पे अब हमारे पास क्या आ गया है, 5 फैक्टोरियल, और इधर भी जो आपके पास फॉर्मूला था 5 माइनस 5 फैक्टोरियल का ही बनेगा, ठीक है जी। तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल जो है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल में नंबर नहीं लिख रही क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगी, और 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। अच्छा, ये हो गया कैंसिलेशन 1, और 0 फैक्टोरियल भी किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, इसका मतलब है इसका भी आंसर आ गया 1। तो जब n इज इक्वल टू 5 होगा, when n is equal to 5, the Pascal sequence is क्या आ गई, पास्कल सीक्वेंस आपकी स्टार्ट कहां से हुई थी, 1 से शुरू हुई थी, ठीक है ना। 1 था, r इज इक्वल टू 0 पे, तो पहले 1 आया, देन 5, देन 10, फिर 10 आया, फिर 5 आया, और फिर 1 आया। तो ये आ गई आपकी n इज इक्वल टू 5 पे पास्कल सीक्वेंस। अब देखिए मैं आपको वापस से अपना वही लेक्चर जिसमें मैंने वो पास्कल ट्रायंगल बनाया हुआ था, क्योंकि n इक्वल टू 5 तक तो मैंने भी बना के दिखा दिया था। तो देखें यही है 1 5 10 10 5 1, यही तमाम नंबर्स आपके पास अभी आए इसमें, ठीक है। ये मैंने मैन्युअली ये ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, ये मैंने जनरेट करके दिखाया था। अच्छा, अब क्योंकि हम इससे ज्यादा एक्सपेंड इस पैटर्न पे तो नहीं जा सकते, अब ये डायरेक्ट जो हमें सीक्वेंस बोल रहा है, हमें वो वाली सीक्वेंस का बताना होगा। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें n इज इक्वल टू 5 नहीं, बल्कि जनाब आप दोबारा से क्वेश्चन देखें तो n इज इक्वल टू 6 7 एंड 8 सब पे फाइंड करना था, अभी सिर्फ हमने n इज इक्वल टू 5 पे किया है। अब आ गए हम n इज इक्वल टू 6 पे, बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला पास्कल ट्रायंगल का वही है। अब r कहां से शुरू होगा जनाब, r 0 से ही हमेशा शुरू होता है, और कहां तक जाता है, जहां तक n की वैल्यू होती है। अब दिस टाइम हमारे पास n की क्या वैल्यू है, नेक्स्ट पे आ रही हूँ अब मैं, n इज इक्वल टू 6 पर, यानी कि नंबर 2 अब मैं मेंशन कर रही हूँ कि n इज इक्वल टू 6 पर हमारे पास पास्कल सीक्वेंस क्या बनेगी, ठीक है। इसको मैं नीचे रख लेती हूँ, चलें। नंबर 2 यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, when n इज इक्वल टू 6, when n इज इक्वल टू 6, अगर n इज इक्वल टू 6 होगा
तो आर की क्या वैल्यूज होंगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्टार्ट हमेशा 0 से करना है, 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाना है, जहां तक n जा रहा है यानी कि 6। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। पास्कल फॉर्मूला जो है, आपको सीक्वेंस का फॉर्मूला तो याद है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वापस से मैं एक बार सामने रख लेती हूँ। ये रहा जो अभी अभी मैंने पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला भी आपको बताया था। देखें क्या था, ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे हम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ आर इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। पहला 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, एन की जगह पे अब आप क्या रखेंगे, क्योंकि अब आप सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, एन की जगह आप 6 लिखेंगे, क्योंकि हम 6th रो पे अब आप फाइंड कर रहे हैं। 5th रो वाला सवाल हो चुका। 6th रो पे फाइंड करें तो एन की जगह हमने 6 फैक्टोरियल लिखा, डिवाइडेड बाय आर की जगह ये क्या है, आर पहले 0 है, तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और n माइनस आर, एन की जगह लिखेंगे 6, 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में। चले, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल ही आने वाला है, वो कैंसिल हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल ही आ गया, और ये कैंसिलेशन होके पहला एलिमेंट 1 ही आएगा। अच्छा, हर सीक्वेंस के ना पास्कल सीक्वेंस का पहला एलिमेंट 1 होगा और आखिरी भी 1 ही होगा। ठीक है, ये आपके पास्कल ट्राइंगल में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आर इज इक्वल टू, अब आते हैं नेक्स्ट 1 पे। ठीक है, 1 पे क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है 6 फैक्टोरियल, सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होंगी। 0 फैक्टोरियल की जगह अब आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, और इधर भी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से लिख लें निकाल के, 6 और फैक्टोरियल ये आ रहा है 720। ओके जी, ओके। 1 फैक्टोरियल किसके बराबर रहा, ऑफ कोर्स 1 के, और 6 माइनस 5 हो गया, ओ सॉरी 6 माइनस 1 हो गया 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल 120 के। सिंप्लीफाई करते हैं। ओके जी, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हम कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। तो 12 1 द 12 0 सेम, और 12 6 द 72 0 सेम, 10 1 द 10 10 6 द 60 6 आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म पास्कल सीक्वेंस की। हम कौन सी सीक्वेंस पर खड़े हैं, हम कौन सी रॉ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं एन इज इक्वल टू 6 यानी कि 6th रॉ पे आ गए। 6th रॉ का पहला एलिमेंट है 1, देन सेकंड एलिमेंट है 6th रॉ का 6। अब देखते हैं कि जो है तीसरा एलिमेंट क्या आता है। ठीक है जी, तीसरा एलिमेंट क्या आता है, तो यानी कि आर इज इक्वल टू 2 पर भी अब हम इसको लेकर जाएंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आई है, 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के ही बराबर होता है, और 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल भी चाहे तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से निकाल लें, और ये आ रहा है 24। अब चाहे तो मैं कैंसिलेशन नहीं करी, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पर करके दिखा देती हूँ। 720 को हमें डिवाइड करवाना है किससे, 24 टू द 48 यानी कि 48 से, तो आंसर आ रहा है 15। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आ गई तीसरी टर्म एन इज इक्वल टू, यानी कि हम 6 पर है, यानी कि हम 6 रॉ की जो तीसरी टर्म आई है वो आई है 15 आई है। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब एन इज इक्वल टू कहाँ जाना है, अब हमने 3 पर जाना है, 2 तक हो चुका है हमारा। इसको सामने रख लेती हूँ मैं, ताकि इसको भी हम सीक्वेंस एंड में लिखेंगे तो इसकी हेल्प मिलेगी हमें। आर इज इक्वल टू 3 पे आ गए। अब आर इज इक्वल टू 3 पे देखें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इधर भी 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल किसके बराबर था, 720 के, 720 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 2 6 6 के बराबर होता है। और इधर भी देखें तो आप 6 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल ये आ रहा है, और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये मैंने लिखा है 6 के बराबर होता है। तो 720 डिवाइडेड बाय 6 6 36, यानी कि 720 डिवाइडेड बाय 36 आ गया मेरे पास 20 आ गया। 20 आ गई आपकी इसकी जो है 4th टर्म आ गई। ठीक है, इस पास्कल सीक्वेंस की। इसके बाद आते हैं, हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है, इधर देख लीजिए वापस से, आर इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है, हमें 6 तक जाना है। 6 टर्म्स यहाँ पर 7 टर्म्स आएंगी टोटल। ठीक है ना, तो आर इज इक्वल टू 3 तक अभी आए हैं, आर इज इक्वल टू 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और उसके बाद 6 भी आएगा, डोंट फॉरगेट। चले, आर इज इक्वल टू 4 पर आते हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की जगह 4 की बारी है, 4 फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ पे भी 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 720 के, और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर था, लेट्स सी, 4 फैक्टोरियल आई थिंक 24 के था ना, 4 फैक्टोरियल आ गया 24 के बराबर। यस,
तो 24 लिखा और 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है। तो इसलिए 720 को डिवाइड करवाया 48 से, तो ये आ गया 15। वापस से मैंने आपसे कहा था नंबर्स रिपीट होंगे, अब देखें रिपीटेशन शुरू हो गई है। 15 आ गया इसके, अब इसके बाद अब इसके ऊपर क्या था 6, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म में 6 ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आर की जगह 5 जो है लिख रही हूँ मैं, जहां जहां पर आर फैक्टोरियल था अब वहां पे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया 720 के, और 5 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया 5 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, ये भी हमने निकाला भी होगा यकीनन ऊपर। 5 फैक्टोरियल बराबर आता है 120 के, यहाँ पे निकाला हुआ है जी हमने। ठीक है, तो 120 और 6 माइनस 5 हो गया 1। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और इसको भी इस तरीके से सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 12 6 72, ये मैंने यहीं पर किया हुआ है इसलिए मैं ऊपर ही सही कैलकुलेशन देख रही हूँ। मैंने आपसे कहा टर्म्स रिपीट होंगी क्योंकि अब 20 के बाद 15 आया, 15 इसके ऊपर था, उससे पहले क्या था 6, तो यहाँ पे भी 6 आया। अब इससे ऊपर क्या था देखें आप, 6 के ऊपर क्या आया था, इसको उठा के देखें 6 के ऊपर क्या आया था 1, तो अब आपकी भी जो आखिरी टर्म आएगी वो क्या आएगी वापस से 1 आएगी। ये जो है ना स्पेशलिटी है, एक समझ लें एक स्ट्रक्चर है पास्कल ट्रायंगल का, जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल टर्म्स के। अच्छा, अब आ रहे हैं हम लास्ट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू अब क्या बन गई है 6 फैक्टोरियल ही बन गई है। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस, इसको ऊपर कर लेते हैं, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। ठीक है जी, 1 बचा, और 6 माइनस 6 क्या होता है 0 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो फाइनली जनाब ये भी आ गया 1, जैसा कि मैंने कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका n जो है व्हेन n इज इक्वल टू 6 होगा तो पास्कल सीक्वेंस क्या बनी आपकी, पास्कल सीक्वेंस क्या बनी, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 6 15, ये सारे नंबर्स आएंगे। तो हम लिखते हैं 1 6 15, उसके बाद 20, उसके बाद दोबारा 15, फिर 6 और फिर 1, ये आ गया n इज इक्वल टू 6 पर पास्कल सीक्वेंस ये बन गई। इसी तरीके से सवाल अभी खत्म नहीं होता है, वैसे आप टेंशन न लेके आप समझ रहे हैं पेपर में अगर ये सवाल आ जाएगा तो या तो लेंदी में आएगा क्योंकि सवाल लेंदी है, और अगर ये शॉर्ट में आएगा तो फिर इस तरीके से आपको n इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन में 5 6 7 8 दिए हुए इनमें से सिर्फ एक ही नंबर आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस पर आएगा आपने बस उसी पर सॉल्व करके दे देना है अपने क्वेश्चन में। तो अब हम आ रहे हैं n इज इक्वल टू किस पर, मैं वापस से क्वेश्चन को सामने रख लेती हूँ ताकि आपको रिकॉल करवा सकूं हम क्यों कर रहे हैं। हमने n इज इक्वल टू 6 पर भी पास्कल सीक्वेंस निकाल ली है, अब बारी है n इज इक्वल टू 7 पर पास्कल सीक्वेंस फाइंड करने की। ठीक है जी, तो व्हेन n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू जब 7 होगा तो अब r की वैल्यूज क्या होंगी, जैसा कि मैंने कहा था हमेशा स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, जाना कहाँ तक है जहां तक आपका n है। ठीक है जी, पूरा वहीं तक आपको जाना होगा। तो अब जल्दी से फटाफट से जो है इसकी भी तमाम वैल्यूज निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल, राइट, n फैक्टोरियल ऊपर होता है तो n की जगह हमारे पास अब चलेगा इस वक्त 7, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है r फैक्टोरियल, r का मतलब है 0 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी कि n हो गया 7, 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, और 7 माइनस 0 7 फैक्टोरियल ही रहा, और ये कैंसिलेशन हो गया। पहला एलिमेंट जैसा कि मैंने कहा था हमेशा पास्कल सीक्वेंस का पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट 1 और 1 ही आएंगे। ओके, r इज इक्वल टू 0 पे हो गया, फटाफट से r इज इक्वल टू 1 पे आ जाए जल्दी से। तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से लिख लें, तो ये मैं निकाल लूँ 7 फैक्टोरियल क्या दे रहा है, इट्स गिविंग 5040। ठीक है जी, 5040, 5040 आया है। अच्छा, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर रहा, 7 माइनस 1 क्या हो गया आपको पता है 6 हो गया, और बाहर फैक्टोरियल लगा है यानी कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720। अब मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेटर से 5040 को डिवाइड करवा के देखना है आया ये 720 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है जनाब, और ये आ रहा है 7 मेरा नेक्स्ट एलिमेंट। कब हम 7th रो पे आ गए, 7th रो पे हमारा पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 7 है, आगे देखें क्या आता है। r इज इक्वल टू 2 पे आते हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल किसके बराबर था 5040 के, और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है 2 के है,
7 में से 2 माइनस किया 5, बाहर फैक्टोरियल लगाए, यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप देखें तो क्या है, लेट्स सी, 120 है, 120 है। चले, तो 5040 को हम डिवाइड करवा रहे हैं किससे, 12 टू द 24, यानी कि 240 हो गया, डिवाइड करवा रहे हैं 240 से, तो ये आ रहा है 21 हमारे पास। तीसरी टर्म आ रही है इस पास्कल सीक्वेंस की, 21। अब आते हैं आर इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आएगा 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू लिखनी है आपको, वही लिखते जाना है जो आप एक बार निकाल चुके हैं, 5040। 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, 6, और 7 में से 3 गया 4। 4 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है, 24 है, ये हम निकाल चुके हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है। तो अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर पे 5040 को डिवाइड करवा दे, 5040 को डिवाइड करवा दे किससे, 6 मल्टीप्लाई 24 से, 6 मल्टीप्लाइड बाई 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आ रहा है 35। ठीक है जी, 35, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट इस पास्कल सीक्वेंस का। 3 तक हो गया, हमें जाना है 7 तक, आर इज इक्वल टू 7 तक जाना है, इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ। चले जनाब, तो नेक्स्ट आर इज इक्वल टू 4 पे आ गए, अब हम आर इज इक्वल टू 4, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है, वही चलेगी 5040 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल किसके बराबर था, 24 के, और 7 में से 4 गया 3, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 6 के। अब ये बिल्कुल यही वाला नंबर बन चुका है, तो ऑफ कोर्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू भी वही देगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेम है, 35 ही आएगा। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पे आ रही हूँ मैं। अब आर इज इक्वल टू 5 पर इसकी एडजस्टमेंट करें पास्कल फॉर्मूले की, तो 7 फैक्टोरियल की जगह वही वैल्यू आएगी 5040, 5 फैक्टोरियल अभी अभी हमने ऊपर निकाला था, 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल किसके बराबर था, 120 के। अब देखें, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, वैल्यूज होती है रिपीट, तो आप पीछे देख सकते हैं, स्टेप पीछे देखते चले जाएं और कंपेयर करते जाएं। 7 में से 5 गया 2, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के। अब ये देखें, ये नंबर और ये नंबर एक्जैक्टली सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी 21। कैलकुलेटर की भी बार बार नीड नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यूज होती हैं रिपीट। ओके जनाब, तो अब हमारे आर इज इक्वल टू 6 पे, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और 7 माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स अब देखें 21 से ऊपर क्या आपको नजर आ रहा है, 7, तो अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी और उसके बाद आएगी 1, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ठीक है जी, तो 5040 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल रखी है, ये जी 7 माइनस 1 किसके बराबर था, 6 फैक्टोरियल के, जो कि 720 थी। तो मैं बार बार वैल्यूज नहीं निकाल रही, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सॉरी क्या थी, 720, तो 720 और 7 में से 6 गया 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहता है। इसको जब आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखें वही सेम वैल्यू आ गई है ना, ये देख रहे हैं आप, ये तो यही आंसर आएगा इसका भी, वही 7। इसके ऊपर क्या है 1, तो आपकी अगली वैल्यू भी क्या आएगी, डायरेक्टली 1 ही आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर निकाल के दिखानी है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो जनाब ये हुआ कैंसिल और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इससे ये भी आ गई 1। तो जनाब जब आपका n 7 था तो पास्कल सीक्वेंस क्या बनी, अब स्टार्टिंग से आप तमाम नंबर्स लिख दें, n इज इक्वल टू 7 पे जो आपके आते गए 1, 7, 21, 35, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1, 7, 21, 35, तो 35 के बाद क्या आया, दोबारा 35 आया और फिर दोबारा 21, देन 7, देन 1, तो ये आपकी आ गई पास्कल सीक्वेंस, कब कहाँ किस कंडीशन में, n इज इक्वल टू 7 पे। ऐसे ही बिल्कुल अब आखिरी है, क्योंकि सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, मैं फिर क्वेश्चन को सामने रखूंगी। यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 8 पर भी आपको पास्कल सीक्वेंस निकाल के दिखानी थी। ठीक है जी, तो अब n इज इक्वल टू 8 पर आ रहे हैं, सेम पैटर्न को अब 8 पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, चले आए n इज इक्वल टू 8 पर, अब मैं इसको लिख रही हूँ 4, नंबर 4 पे आ रहे हैं कि अब आपका जब n जो है 8 है, व्हेन n इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास r की क्या वैल्यूज होंगी, जैसा कि मैंने कहा था ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 और जाएगा कहाँ तक, जहां तक आपका n है, n 8 है, तो आपको भी 8 तक ही जाना होगा, r की वैल्यूज 0 से स्टार्ट होंगी और 8 तक आ जाएंगी। चले पास्कल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं r इज इक्वल टू 0 पे, ये क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब n क्या है, 8 है,
तो 8 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है r फैक्टोरियल, r जो है हमारा 0 है, और n माइनस आर फैक्टोरियल, n का मतलब है 8, 8 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो 8 फैक्टोरियल को मैं अभी 8 फैक्टोरियल ही लिख रही हूँ क्योंकि नीचे भी आपको मालूम है आने वाला और वो कैंसिलेशन ही होती है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के, और ये 8 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, 8 माइनस 0 8 ही रहा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था हमेशा 1 ही आता है, पहला जो है सीक्वेंस, पास्कल सीक्वेंस की हर रॉ का पहला नंबर 1 ही होता है, तो 1 ही आ गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, r इज इक्वल टू 1 पे ये क्या बनेगी सीक्वेंस, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस r की वैल्यू अब आप चेंज करते चले जाएं, 0 के बाद अब बारी है किसकी 1 की। तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, देखिए जनाब ये क्या बनता है, 8 फैक्टोरियल मैं कैलकुलेटर की मदद से निकाल रही हूँ। 8 फैक्टोरियल आ रहा है 40,320, 40320, 40320 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल किसके बराबर हुआ, ऑफ कोर्स 1 के, 8 में से 1 माइनस हुआ कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। और अब देखते हैं 7 फैक्टोरियल क्या आता है। 7 फैक्टोरियल वैसे हम ऊपर भी निकाल चुके थे, लेकिन मैं दोबारा यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ, 5040। ठीक है जी, 5040 क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने इस नंबर को से डिवाइड करवा के देखना है, यानी कि 40,320 को मैंने डिवाइड करवा दिया अपने नंबर से जो कि मेरे आंसर पे है, तो आंसर मेरे आ रहा है 8। ठीक है जी, 8 आ गया, इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस की क्या बनेगी 8। ठीक है, n इज इक्वल टू 8 पर, यानी कि 8th रॉ में पहला एलिमेंट 1 होगा फिर 8 होगा। अब देखते हैं आगे क्या आता है। r इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जनाब ये तो सेम रहेगा नंबर, 2 फैक्टोरियल का 2 ही आएगा, आपको पता है। 8 में से 2 माइनस किया 6। अब देखते हैं 6 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आई है 720, तो 720 मैंने रखा यहाँ पे, कुछ नहीं कर रही, मैं कैलकुलेटर की मदद से ही आपके सामने सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 40,320 को मैंने डिवाइड किया है किससे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 720 से, तो जनाब ये क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 28। तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस का है 28। ठीक है जी, अब आते हैं r इज इक्वल टू 3 के ऊपर। इसको यहीं मैं ऊपर कर लेती हूँ, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। पेपर में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे जैसा कि कह रही हूँ ये एक ही नंबर एक ही सीक्वेंस फाइंड करने का देंगे, पास्कल की कोई एक नंबर दे सकते हैं यहाँ पर, तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए जो है समझ लें इतने सारे सीक्वेंसेस निकालने को दे दी गई हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, सॉरी 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है 6 होती है, राइट, क्योंकि 3 टू 6, और 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा 120। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं, 40,320 को डिवाइड करवाया है किससे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 120 से, तो जनाब 56 आंसर आ गया। ये आ गई चौथी टर्म। अब आते हैं, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, और हमने जाना है r इज इक्वल टू 8 तक जाना है, अभी हम 3 पर आए हैं। ठीक है जी, थोड़ी सी मेहनत और है बस। r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4 पे देखें, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखें एफर्ट कितनी लग रही है, कितनी एफर्ट जो है आपने भी लगानी है पढ़ने में, जितनी मैं आपको लगा रही हूँ सिखाने में। ठीक है जी, तो 4 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आती है, 4 3 12, 12 टू 24 होती है। ठीक है, और दोबारा से 8 माइनस 4 जो है 4 फैक्टोरियल आ रहा है, जो कि वही 24 रहेगा। ठीक है, तो जनाब ये भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 40,320 को मैंने डिवाइड करवा दिया किससे, 24 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 दफा 24 मल्टीप्लाई में आ गया। तो जनाब ये आ रहा है 70 आ रहा है मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इस सीक्वेंस का। आगे चलते हैं। ओके, r इज इक्वल टू 5 पर आ गए हैं, बस क्वेश्चन जो है एंड की जानेब है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की हमने वैल्यू लिखी 40,320 डिवाइडेड बाय, जनाब 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 120 के ना। तो मैं दोबारा से एक बार और चेक कर लेती हूँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड इक्वल टू 120, यस। तो 120 के और 8 माइनस 5 कितना हुआ, ये हो गया 3, और 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर। मेरा ख्याल ये है कि आई थिंक अब रिपीटेशन शुरू हो चुकी है। देखें जनाब, ये देखें 40,320 डिवाइडेड बाय 6 बाय 120, और ये भी 120 बाय 6 है, इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना है 56। रिपीटेशन शुरू हो गई है, यानी 56 आ गया। अब 56 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो इसके ऊपर वाला ही आएगा 28। बात समझ में आ रही है, पैटर्न समझना बहुत आसान है पास्कल सीक्वेंस का। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 8
माइनस 6 फैक्टोरियल। 40,320 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम निकाल चुके हैं, मैंने कहा है ऊपर ही देखना शुरू कर दें। तो 720 है, ठीक है, 720 और 8 माइनस 6 क्या हुआ? 2, और 2 फैक्टोरियल भी जो है 2 के बराबर हुआ। तो ये जनाब ये रहा सेम टू सेम एग्जैक्ट जो है r इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू आएगी इसकी 28। इसके ऊपर चलते हैं, अगर मैं इसको नीचे करके आपको दिखा सकूं तो 28 के ऊपर क्या है? 8। इसका मतलब है नेक्स्ट कैलकुलेशन ये वाली आने वाली है और उसके ऊपर ये वाली आने वाली है, ये कैलकुलेशन आएंगी। तो मैं इसको सामने ही रखती हूँ, ठीक है जी। अब आ रहे हैं हम r इज इक्वल टू 7 पे और फिर r इज इक्वल टू 8 पे। r इज इक्वल टू 7 देखते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 8 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है? 40,320 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है? ये देखो यहाँ निकाल के रखी है जी आपने। 8 माइनस 1 क्या था? 7। 7 फैक्टोरियल किसके बराबर आया था? 5040 के, बिल्कुल वही वैल्यूज आ रही है। तो 5040 के साथ 8 में से 7 गया 1, 1 का फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है और इसको सिंप्लीफाई करके वही 8 वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम चले तो आखिरी r इज इक्वल टू 8 पर है। अब जैसा कि मैंने कहा था सीक्वेंस स्टार्ट भी होती है 1 पे और एंड भी होती है 1 पे ही, तो ऑफ कोर्स अब आपका यहाँ पे जो है 1 ही आंसर आएगा। लेट्स सी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r की जगह मैंने 8 जो है पुट कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हुआ कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के। एंड फाइनली वी गॉट द आंसर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन योर n इज इक्वल टू 8, so the Pascal sequence is what? Let's write the all elements of the Pascal sequence when n is equal to 8, starting from यहाँ से शुरू करेंगे 1 से। 1 है, 8 है, 28 है, 1, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, सॉरी, 1, 8, 28, उसके बाद 56 और उसके बाद 70, नीचे करने की जरूरत है, यस, 70, देन 56 और 28 और 8 और 1। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो जनाब बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत एफर्ट के साथ बनाने में, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।